बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो सेकेंड ईयर की बायो का कोर्स, और जिसका ये पहला लेक्चर है। और इसमें आज हम कवर करेंगे उसके पहले चैप्टर के जो स्टार्ट में पहला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ये 15 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस, ठीक है। और उसके बाद पहला इसका जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस। तो आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस चीज़ क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है? इसको समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा दूं कि दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं जी। एक तो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी बॉडी का भी ले सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक अलग है, और हमारे बाहर जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो माहौल है हमारे इर्द गिर्द, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो इस तरह से ये दो इन्वायरमेंट बन जाते हैं। सेम इसी तरह से सेल का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो ये दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन दोनों इन्वायरमेंट्स के दरमियान जो एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस को मेंटेन रखना, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि दोनों जो इन्वायरमेंट हैं आपके, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा क्या है जी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन दोनों के दरमियान में जो आपने बैलेंस मेंटेन किया है उसको हम कहेंगे जी होम्योस्टेसिस। तो अब मैं आती हूँ डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन इसकी है जी, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन हम इसकी करेंगे? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। इसमें तीन चीज़ें हैं, मैं आपको ये डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एकदम से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, के इंटरनल इन्वायरमेंट की हमने प्रोटेक्शन करनी है, उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। हार्म्स हो गए नुकसानात, और फ्लक्चुएशंस जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। कोई चीज़ फ्लक्चुएट करती है, तब्दीली उसमें आ रही होती है, कभी वो बढ़ रही होती है, कभी कम हो रही होती है। तो ये फ्लक्चुएशन कहलाती है। कोई चीज़ फ्लक्चुएट करती है, बढ़ती है, कम होती है, उसका लेवल ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, किस में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं जी? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। यानी कि होम्योस्टेसिस आम, अगर हम अल्फाज में आम बताएंगे तो क्या होगा जी? होम्योस्टेसिस क्या है जी? हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाया है। किससे बचाया है? बाहर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तमाम तब्दीलियों से हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाया है, उसका एक बैलेंस रखा है उसके दरमियान। तो ये सारा अमल क्या कहलाएगा? ये सारा अमल कहलाएगा जी होम्योस्टेसिस। टर्म होम्योस्टेसिस को एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था वॉल्टर कैनन। अब यहाँ तक आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है होम्योस्टेसिस ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करेगा। तो होम्योस्टेसिस को समझने के लिए मैं आपको आम सी मिसाल देती हूँ। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी है, अपने आप को ले लीजिए। हमारा एक इंटरनल इन्वायरमेंट है जो बॉडी के अंदर है, और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, आपकी बॉडी में वाटर की जो मिक़दार है तो वो आ जाती है। अब आपके बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें तो तब्दीलियाँ आती रहेंगी। कभी आपके बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो कभी आपके बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसने तो मेंटेन रहना है, क्योंकि एक बॉडी का एक टेम्परेचर होता है 37, एवरेज 37 टेम्परेचर होता है। तो बॉडी को उसी 37 पे ही टेम्परेचर रहेगा तो ही बॉडी के सारे फंक्शंस, सारे मैकेनिज़म्स काम करेंगे, हमारे जो एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे, हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो है। तो मेनली ये कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 तक रहेगा।
लेकिन बाहर का जो हमारा टेम्परेचर है वो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी 40 तक पहुंच जाता है, 40 से अबव हो जाता है गर्मियों में, और जब सर्दियां हों तो वो बहुत कम हो जाता है। तो हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें तो मुसलसल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी बॉडी इसी तरह से इफ़ेक्ट हो जैसे कि बाहर का इन्वायरमेंट है। हम ऐसा होता है, हमारे अंदर ऐसे मैकेनिज़म्स हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं, कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। बॉडी का टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना होना चाहिए वो उतना ही रहता है, और बाहर जो फ्लक्चुएट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी कि उसका असर जो है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उससे हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। यानी कि हम ये होम्योस्टेसिस के जो मैकेनिज़म्स हैं उसने बचा लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, किससे? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये तो कॉन्सेप्ट था जी होम्योस्टेसिस का। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस पे। कंपोनेंट्स इसके 3 हैं जी, मैं आपको कंपोनेंट बता देती हूँ। पहला कंपोनेंट है इसका जी ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड स्टेप है जी एक्सक्रीशन, एंड द थर्ड उसका कंपोनेंट है जी थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ एक्सक्रीशन, एंड द थर्ड वन इज़ थर्मो रेगुलेशन। इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन पे। ऑस्मो रेगुलेशन जो टर्म है वो दो से मिलकर बनी है, ऑस्मो और रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब है पानी, यानी कि पानी से रिलेटेड ये है, और रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट करना, यानी कि वाटर के लेवल को रेगुलेट करना। हमारे जिस्म के अंदर जितनी पानी की मिक़दार मौजूद है, या हमारे जिस्म को अपने काम करने के लिए, तमाम मैकेनिज़म्स को रन करने के लिए, तमाम केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए जो जितनी मिक़दार पानी की रिक्वायर्ड है उस तक मेंटेन करना और उस तक रेगुलेट करना, वो क्या कहलाता है जी? ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि हमने अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में एक बैलेंस रखना है। तो वाटर का, इसको रेगुलेट करने के लिए जो वाटर का गेन और लॉस है, गेन ऑफ वाटर एंड द लॉस ऑफ वाटर, इसके दरमियान एक बैलेंस रखना है। वो जो मैकेनिज़्म है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है जी? द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सल्यूट्स एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा कि जी बैलेंस है एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब बैलेंस किस चीज़ का है? बैलेंस है जी पानी के लेवल का, आपके बाहर के इन्वायरमेंट में और आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में पानी का जो बैलेंस है, उसका गेन है या लॉस है, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है जी? ये ऑस्मो रेगुलेशन है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट इसका है जी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन लफ्ज़ का मतलब है किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करना, ख़ारिज करना। तो हमारे जिस्म के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बनते रहते हैं मेटाबॉलिज़्म के ज़रिए से। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं, जैसे हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें टूट रही होती हैं, बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो बन रहे होते हैं, तो इसके नतीजे में मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को एलिमिनेट करना, ख़ारिज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो अमल होता है, वो मैकेनिज़्म जिसकी वजह से ये जो वेस्ट्स हैं ये हम इसको एलिमिनेट करते हैं, वो मैकेनिज़्म कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है जी। उस अमल को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। सेकेंड कंपोनेंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड कंपोनेंट की जानिब। थर्ड कंपोनेंट आपका कौन सा है जी? थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? ये भी ऑस्मो रेगुलेशन की तरह नाम से इसे ज़ाहिर हो रहा है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट। यानी कि हमने क्या रेगुलेट करना है? हमने अपने जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है। तो ये क्या हो गया जी? थर्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन ए टॉलरेबल रेंज। यानी कि एक हम टॉलरेबल रेंज में रखें, उसको इतनी हद में रखें जिसको हम इजीली बर्दाश्त कर सकें, काबिल बर्दाश्त हद में रखें। इसको हम क्या कहते हैं जी? थर्मो रेगुलेशन। और आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है 36.1 से 37.8 डिग्रीज तक। इसके दरमियान वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर है। तो इसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। यानी कि बाहर आपका टेम्परेचर कितना है, अंदर आपका टेम्परेचर कितना है,
तो ये सारी चीज़ें हैं इस थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्ड वन इज़ थर्मो रेगुलेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है जी, एंड पे हम बताते हैं इम्पोर्टेंस क्या है होम्योस्टेसिस की। इम्पोर्टेंस इसकी ये है जी कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो तब्दीलियाँ आती रहती हैं और वो वाइडर रेंज में आती हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं। तो हमने अपनी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हमने क्या करना है जी, हमने एक नैरो रेंज में उसमें रखना है, उसकी तब्दीलियों को बहुत कम तब्दीली आए, बहुत ज़्यादा तब्दीली ना आए। जैसे कि जो होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन ए नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये थी जी इसकी इम्पोर्टेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट था होम्योस्टेसिस का और ये इसके कंपोनेंट्स थे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने सीखा होम्योस्टेसिस के बारे में। नेक्स्ट हम इससे अगला टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो जैसे ही अपडेट हों तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी उनकी नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।